बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 पढ़ना है द कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद आज़म का नजरिया और पाकिस्तान। पेज नंबर 63 पर देखिए। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमर्जेंस, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई और मुश्किल वक्तों के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पूरे मुल्क का दौरा किया। इनका मकसद लोगों में जज्बा बुलंद करना था। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क, ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर। लाहौर में उन्होंने एक तकरीर में कहा, काम की शिद्दत से मगलूब ना हों। There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. तारीख में ऐसी नई अक़वाम की कई मिसालें मिलती हैं जिन्होंने महज पुख्ता अज़म और क़ुव्वत किरदार से खुद को तरक्की दी। You are made of sterling material and second to none. तुम निहायत ही उम्दा मवाद से बने हो और तुम्हारा कोई सानी नहीं। कीप अप योर मोराल, अपना हौसला बुलंद रखो। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफजदा मत हो। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान और इस्लाम के वकार को बचाने के लिए हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान। अपना फर्ज पूरा करो और पाकिस्तान पर भरोसा रखो। It has come to stay, ये कायम रहने के लिए बना है। The whole journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की खातिर अजीम रहनुमा की जिदोजहद के पूरे सफर का इन्हिसार मुसलमानों के बतौर एक कौम के इत्तेहाद व इत्तफाक के बुनियादी नुक्ता पर था। He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक बात इतने वाज़ेह अल्फाज में बयान की कि आम आदमी उसे समझ सके। We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life. क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले उन्होंने तस्दीक करते हुए कहा, हम एक इम्तियाजी तहजीब व सकाफत, जुबान व अदब, फ़न तामीर, नाम और नाम रखने के असलूब, इक़दार और तनासुब का शऊर, तारीख और रवायात, रुझानात और अज़ाइम रखने वाली कौम है। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी से मुतल्लिक हमारा अपना एक मखसूस नुक्ता नज़र है। बेटे, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके इंग्लिश के नोट्स पर गिवन है, वहां से आपने अच्छी तरह इनको याद करना है। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to get them merge their national and political identity will be strongly resisted. नजरिया पाकिस्तान इसी बुनियादी असूल पर कायम था कि मुसलमान एक अलग कौम है। इन्हें अपना कौमी और सियासी तशख़्ख़ुस जम कर देने के लिए तैयार करने की किसी भी कोशिश की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। कायद आज़म पुख्ता अकीदा और ईमान रखने वाले इंसान थे। He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on Islamic principles would reform the society as a whole. इन्हें पुख्ता यकीन था कि इस्लामी असूलों पर बनने वाली पाकिस्तान की नई रियासत मजमूई तौर पर माशरे की इस्लाह कर देगी। In his Eid message September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life collectively and individually. सितंबर 1945
कि ईद के पैगाम में कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुस्लिम माशरे और ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर बाकायदा बनाता है। टुडे द कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद का पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है। We have forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम भूल चुके हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भरपूर क़यादत में मुसलमानों ने किस कदर जदोजहद की। We can overcome our present difficulties by following the Qaed's golden motto, faith, unity and discipline। कायद-ए-आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा होकर हम मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। We can make our nation strong by remembering his advice to the youth। It is now up to you to work and we are bound to succeed। नौजवानों को इनकी ये नसीहत याद करवा के हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं कि अब ये तुम पर इन्हिसार करता है कि काम करो और हमारा कामयाब होना यकीनी है। स्टूडेंट्स, इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके इंग्लिश के नोट्स पर गिवन है, वहां से आपने इनको लर्न करना है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ग्लोसरी में आपको वर्ड्स मीनिंग गिवन है, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी, फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट, इनॉर्मिटी, चैलेंजिंग, ओवरवेल्म्ड, अफेक्टेड डीपली, पाइवट, सेंट्रल पॉइंट, न्यूमरस, मैनी, स्टर्लिंग, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। स्टूडेंट्स, ओरल एक्टिविटी में और कॉम्प्रीहेंशन में जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स भी आपके इंग्लिश के नोट्स पर गिवन है, वहां से आपने इनके आंसर्स अच्छी तरीके से याद करने हैं। नेक्स्ट आप आ जाएं पेज नंबर 66 पर। Encircle the option for the underlined words that relates to the text। We are a nation he affirmed 3 years before the birth of Pakistan। Affirmed, said emphatically। The Qaid was a man of strong faith and belief। Strong faith, firm faith। Keep up your morale, self-esteem। Do not be afraid of death, afraid, scared। We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam। Face, cope with। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास बी पार्ट है। कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के सिनोनियम्स मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दे दिए हैं, यहाँ से आप देखकर अपनी नीट कॉपीज पर नोट कर लीजिए। मोराल, स्पिरिट, करेज, ज़ील, ये तीनों आपने याद करने हैं। वॉयज, जर्नी, एम्बिशन, एम और डिटर्मिनेशन। नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ नेम्स। आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन और यूनिकनेस। डिस्टिंक्टिव, यूनिक। इमर्जेंस, एस्टेब्लिशमेंट, कमिंग इनटू बीइंग। स्ट्रगल, एफर्ट्स, ट्राई। न्यूमरस, मैनी। स्ट्रॉन्ग, फर्म और पावरफुल। आइडियोलॉजी, थ्योरी। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है। राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके एंटोनियम भी मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं, यहाँ से देखकर अपनी नीट कॉपीज पर नोट डाउन कीजिए। कॉन्फिडेंस, डाउट। ऑनर, डिसऑनर। बिलीफ, डिसबिलीफ। सेपरेट, ज्वाइंड और यूनाइटेड और कनेक्टेड। यूनिटी, डिस्कॉर्ड। पॉलिटिकल, सोशल और अनपॉलिटिकल। नेक्स्ट आपके पास पार्ट डी है, इसके सेंटेंसेस अगेन आपके नोट्स में बने हुए हैं, वहां से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पेज नंबर 67 पर आइए। व्हाट इज डिनोटेशन? Denotation is the literal or dictionary meaning of words. For example, the word snake in a dictionary will have the denotative meaning scaly and legless. The denotation therefore refers to the most basic or specific meaning of the word. बेटे denotation लुग़वी मायनी को कहते हैं, जो लफ्जी मायनी होता है, ठीक है। यानी आप जब डिक्शनरी खोलते हैं उसमें आपको जो लुग़वी या लफ्जी मायनी मिलता है उसको आप कहते हैं डिनोटेशन। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है स्नेक की, कि कोई भी ऐसी चीज जो जिसके ऊपर स्केल्स बने होंगे और जिसकी टांगे नहीं होंगी तो उसका मतलब क्या है कि वो स्नेक है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉनोटेशन की तरफ। What is connotation? Connotation on the other hand refers to the idea that is suggested by or associated with the word. The connotative meanings of a word exist together with the denotative meanings. The connotations for the word snake could include
evil or danger. It has a connotation of someone who cannot be trusted. Connotations can be positive or negative. For example, the word thin can have a positive connotation of smart and a negative connotation of skinny. अब connotation कहते हैं इस्तिलाही मायने को, ठीक है। डेनोटेशन किसको कहते थे? लुगवी मायने को या लफ्जी मायने को, जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का। कॉनोटेशन कहते हैं इस्तिलाही मायने को, जो कि क्वालिटीज के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम किसी को स्नेक कहेंगे, इसका मतलब है कि उसके अंदर शैतानी खसूसियात हैं और वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके डिनोटेटिव मीनिंग देखेंगे तो ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर स्केल्स बने होंगे या लेगलेस होगी वो स्नेक है। और जो आपकी कॉनोटेशंस होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। अगर वो पॉजिटिव फीलिंग्स और क्वालिटीज के साथ एसोसिएटेड है तो वो पॉजिटिव होंगी। अगर उसमें तंज होगा, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स होंगी या नेगेटिव ट्रेट्स के साथ एसोसिएटेड होगी तो फिर वो नेगेटिव कॉनोटेशन होगी। जैसे उन्होंने आपको एक वर्ड दिया है थिन। थिन का मतलब अगर हम पॉजिटिवली देखें तो इसका मतलब है स्मार्ट इंसान जो है उसको हम थिन कह देते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कॉनोटेशन में देखें तो अगर कोई इंसान बहुत कमजोर है तो उसको भी हम थिन कह देते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम्स गिव वन सिमिलर मीनिंग डिनोटेशन, यानी सिमिलर मीनिंग क्या होता है? डिनोटेशन, एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉनोटेशन। अब आपको उन्होंने ये वर्ड्स दिए हैं, अब आपने क्या करना है, डिक्शनरी से डिनोटेटिव मीनिंग देखकर वो लिखने हैं इन सब वर्ड्स के, और फिर इनकी कॉनोटेशन क्या है, फिर वो कॉनोटेशन पॉजिटिव में कैसी होगी और नेगेटिव में कैसी होगी वो आपने लिखनी है। मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दे दिया है, यहाँ से देखकर आप अपनी बुक्स पर नोट कर लीजिए। फैट का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? ओवरवेट। लेकिन अगर हम इसको कॉनोटेशन में देखें तो पॉजिटिव कॉनोटेशन प्लम्प होगी और नेगेटिव कॉनोटेशन ओबीस होगी। इसी तरह नोटोरियस की डिनोटेटिव मीनिंग है नॉट वेल नोन, स्पिंस्टर, अनमैरिड, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, प्राउड, प्लीज्ड, श्रूड, एस्ट्यूट, इकोनॉमिकल, अनएक्सपेंसिव, फेल, अनसक्सेसफुल। अब पॉजिटिव कॉनोटेशन में आइए, नोटोरियस फेमस, स्पिंस्टर सिंगर, स्टर्न हार्श, प्राउड डिलाइटेड, श्रूड क्लेवर, इकोनॉमिकल फ्रुगल, फेल फ्लंक। नेगेटिव कॉनोटेशन में आइए, नोटोरियस डिफेम्ड, स्पिंस्टर अनअटैच्ड, स्टर्न हार्ड हार्टेड, प्राउड एरोगेंट, श्रूड क्राफ्टी, इकोनॉमिकल चीप, फेल फ्लॉप। नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे डिक्शनरी स्किल्स हैं। डिक्शनरी स्किल्स में आपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस जो हैं वो चेक करना है इन सब वर्ड्स में। ये आपका होमवर्क है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का लेक्चर करवाते हुए ये समझाया था, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपने अब इनमें से खुद देखना है वर्ड के कौन से पार्ट पर प्राइमरी स्ट्रेस है और वर्ड के कौन से पार्ट पर सेकेंडरी स्ट्रेस है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज नंबर 69, ग्रामर। Adverb, word that modifies the meaning of a word, an adjective or another adverb is called an adverb. Adverb ऐसा word होता है जो कि किसी भी verb, adjective और adverb के meaning में इजाफा कर देता है, ठीक है, उसको मजीद modify कर देता है। Adverbs usually come in the following positions in sentences. She was singing. Singing क्या है? Verb. Singing beautifully. अब ये beautifully क्या है? Singing के बारे में बता रहा है ना, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो सिंगिंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट अ कॉन्सर्ट मजीद मॉडिफाई कर रहा है मीनिंग को। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका कॉन्सर्ट है, जिस जगह पर वो गा रही है। लास्ट संडे क्या टाइमिंग है? लास्ट संडे, मजीद मीनिंग को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा आपका? लास्ट संडे। अब हम इन्फिनेटिव्स पढ़ लेते हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क. He made people work. The words given in bold have no subject. We say that to go is the infinitive of the verb. Sometimes to is used as in example A. Sometimes infinitive without to is used as in example B. Basically infinitive का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आपके पास टू होगा और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होगी तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कंप्लीट आपका इन्फिनेटिव है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल ए में था टू गो, तो ये टू गो आपका कंप्लीट इन्फिनेटिव है। और बाज़ औक़ात टू के बगैर भी आपके पास इन्फिनेटिव होता है, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में वर्क है। अब हम चलते हैं जेरेंट्स की तरफ। A gerund is that form of verb which ends in ing and has the function of a noun.
सिंपल मीनिंग्स में अगर हम जेरेंड को समझें तो ऐसी कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगा होगा लेकिन वो आपको किसी नाउन का फंक्शन दे रही है, यानी वो किसी चीज का नेम है, ऐसा नेम या ऐसा नाउन जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा होगा, वो आपका जेरेंड होता है। अगर हम इसको आम अल्फाज में समझना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे, ऐसी कोई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी लग जाए और वो मिलके किसी नाउन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे तो वो जेरेंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग इज अ गुड फन, आई लाइक पेंटिंग, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग। अब यहाँ पर देखिए पेंटिंग जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो रहा, ये किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, नाउन का, ये नेम है, ठीक है। तो फिर ऐसे नेम को हम क्या कहते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो, जेरेंड। In these sentences, painting does the work of a noun, forming the subject, object and complement. Next हम चलते हैं कंडीशनल टाइप 3 की तरफ, अनफुलफिल्ड कंडीशन। बेटे नाम से ही पता चल रहा है कि कंडीशन जो है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई। कंडीशनल ऑफ दिस टाइप से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वॉज नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि खास कंडीशन जो थी वो फुलफिल ही नहीं की गई थी। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, हाफ पार्ट में आप इफ और हैड यूज करते हैं जिसमें आप कंडीशन का जिक्र करते हैं, और जो भी काम आप चाह रहे होते हैं कि ये हो जाता उसमें आप वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और अगर वो आपने नेगेटिव में लेकर जाना होता तो फिर आप वुड नॉट हैव यूज करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम पेज नंबर 70 पे ए पार्ट करेंगे, फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द लेसन। एडवर्ब ऑफ मैनर आपके पास क्या है, ब्रेवली, क्लियरली, ट्रूली, स्ट्रांगली, फर्मली। Adverb of place, back or in the street. Adverb of time, early, today. Adverb of frequency, whenever, entirely. Adverb of degree, only, extremely. Write 5 sentences using adverbs of manner, place and time in correct sequence. ये आपने नहीं करना। Part C, make sentences using the following verbs followed by infinitives. आपने इन सारे verbs की जिनके sentences आपके notes में already given है, आपने इन verbs के साथ टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सॉ है तो आपने क्या करना है, टू सी। प्रोमिस्ड है, टू प्रोमिस, डी कट जाएगा। वांटेड, टू वांट। बिगैन, टू बिगिन। आस्क्ड, टू आस्क। टोल्ड, टू टेल। डिसाइडेड, टू डिसाइड, ठीक है। फिर ये जो आप इन्फिनेटिव्स बनाएंगे, इन इन्फिनेटिव्स के सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं नीट कॉपीज पर, ये आपका होमवर्क है। कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। गुड एट टीचिंग, गुड एट पेंटिंग। सैड एट लीविंग, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, एक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग। टायर्ड ऑफ वर्किंग। अब ये पूरा जो फ्रेज बना है ना, गुड एट टीचिंग, इस पूरे फ्रेज को आपने सेंटेंस में यूज करना है। गुड एट पेंटिंग, इस पूरे फ्रेज को आपने सेंटेंस में यूज करना है। सैड एट लिविंग पूरे का सेंटेंस बनेगा। एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग पूरे का सेंटेंस बनाना है। एक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग पूरे फ्रेज का सेंटेंस बनाना है। टायर्ड ऑफ वर्किंग पूरे फ्रेज का सेंटेंस बनाना है। और जब हम फ्रेजेस के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनके बीच में कोई और वर्ड नहीं लिखना होता, यानी ऐसा सेंटेंस बनाइएगा जिसमें टायर्ड ऑफ वर्किंग जो है ये तीनों इकट्ठे ही लिखे जाएं, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। अब 2 पार्ट्स के सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। अब यहाँ पर आपने कंडीशनल टाइप 3 यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, देखिए अब यहाँ पर हैड यूज हुआ है और एक कंडीशन दी गई है कि अगर तुम ऐसा कर लेते यू वुड हैव सक्सीडेड। फिर अब आपने इधर वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज की है। इफ यू हैड कम टू मी, अगर अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। अब अगेन देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हैड यूज हुआ है, इफ वाले पार्ट में हैड यूज हुआ है और फिर सेकंड पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। अगेन इफ वाले पार्ट में हैड यूज हुआ है और सेकंड पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। ये ऑलरेडी मैंने आपको काम ग्रामर का काम करवाते हुए दिया ही हुआ है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ट्रांसलेशन याद करनी है, क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, ग्लोसरी में वर्ड्स मीनिंग करवाए हैं वो याद करने हैं, जितनी एक्सरसाइज करवाई है वो सारी याद करनी है। जो काम आपको होमवर्क दिया है वो आपने अपनी नीट कॉपीज पर करना है। इसके अलावा अब आपके पास डेज तो काफ़ी ज़्यादा है पूरे वीक में, लेकिन लेक्चर आपका पूरे वीक नहीं होता, इसलिए मैं आपको और भी डायरी दे रही हूँ, वो भी आप अपने पास नोट कर लें।
सॉल्व्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज 8 और 9 आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आपकी मर्जी है बुक से कर लें, आपकी मर्जी है नोट्स से कर लें। इसके अलावा आपने लेटर नंबर 10 बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। अब वो भी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो नोट से कर लें, चाहें तो बुक से याद कर लें। रोज का काम रोज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।